1596 में पैदा हुए और 1596 से 1649 एंड ही इज फेमसली नोन फॉर लैटिन प्रोवर्ब कोइटो अर्गो सम। आई थिंक देयरफॉर आई, इसी की है ना सर? यस, इसी की ट्रांसलेशन है आई थिंक। देयरफॉर आई, क्या मतलब है इसका? मैं सोच रहा हूँ सेम एग्जिस्ट कर, मतलब एसेंस है तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, इस तरह से हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट डज ही मेंट बाय कोइटो अर्गो सम। दो फिलॉसफीज हैं इसकी सिंपल सी जो हमने पढ़नी है। नंबर 1, डाउट एज द की टू सर्टेनिटी। नंबर 1 हमने क्या पढ़ना है? डाउट एज अ की टू सर्टेनिटी। और दूसरी हमने पढ़नी है डुअलिज्म, माइंड बॉडी डुअलिज्म। जो माइंड बॉडी डुअलिज्म दैट इज अ रादर शॉर्ट कॉन्सेप्ट, तो इसका ज्यादातर जो सवाल आता है वो डाउट एज अ की टू सर्टेनिटी के ऊपर ही आता है। रेने डेकार्ट को जो है, अब थोड़ी सी इसकी अर्ली लाइफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करेंगे इसकी फिलॉसफी को। हो क्या रहा था, अब हमारा प्लेटो अरिस्टोटल के बाद बहुत सारे फिलोसोफर्स आए, लेकिन वो बहुत सारे फिलोसोफर्स आपस में ही कंफ्यूज रहे। कोई एक पेट हमारे पास कोई फिलॉसफी नहीं दे सके, अगर वो दे भी रहे थे तो वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम किसी भी फिलोसोफर को, फिलॉसफी की जब हम बात करें तो हम किसी को भी फिलोसोफर को जो है एक एमिनेंट फिलोसोफर नहीं बना। फिर इस्लाम का पीरियड शुरू हुआ, इस्लाम के पीरियड के बाद में वहां पे मिडाइवल टाइम चल रहा था, मिडाइवल टाइम के बाद रेनेसांस आया, रेनेसांस के बाद उनका आता है आपका कौन सा एरा? आपका गोल्डन एरा। अब रेनेसांस का जो पीरियड है वहां पे बहुत सी जो है तरक्की साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स में हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने सारा काम किया था, मुसलमानों का काम ट्रांसलेट करके आ रहा था यूरोप, और मुसलमान भी यूरोप में इन्वेड कर चुके थे, स्पेन तक उनकी रियासत हमारी कायम थी। तो वहां पे जब एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हुआ तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज से वहां पर भी रिवाइवल आना शुरू कर दिया हर डोमेन के अंदर। हर डोमेन के अंदर जो रिवाइवल आना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे सबसे पहले फिलोसफर जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं रेने डेकार्ट, जिसने क्या किया? चेन को ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया? कि जो एक पूरी लड़ी चलती आ रही है कि हमने सिर्फ इन चीजों पे ही सोचना है, ऐसे ही चलना है और ऐसे ही काम करना है, ही ब्रेक द चेन्स। और यहां पे उन्होंने एक नई जो फिलॉसफी है, नया जो थिंकिंग पैटर्न है उसको इनकॉर्पोरेट किया, जिसको हम कहते हैं क्या? रैशनलिज्म। क्या कहते हैं? रैशनलिज्म। रैशनलिज्म क्या होता है? थिंकिंग, रीजनिंग, थिंकिंग, रीजनिंग। और हमने पढ़ी थी दो टाइप्स आपकी एपिस्टेमोलॉजी की, थ्योरी ऑफ नॉलेज की मैंने दो टाइप्स बताई थी ना, एक एम्पेरिसिज्म बताई थी और एक रैशनलिज्म बताई थी। एम्पेरिसिज्म के अंदर मैंने बताया था वर्ल्ड ऑफ सेंसेस इज द रियल वर्ल्ड, और मैंने आपको इसमें बताया था रैशनलिज्म के अंदर कि सेंसेस आर डाउटफुल, सेंसेस कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे रैशनलिज्म के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि सेंस जो है, द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस इज डाउटफुल, नॉट रियल की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस इज डाउटफुल। अब इसलिए जो हमारा रेने डेकार्ट है इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी कहते हैं, फादर ऑफ रैशनलिज्म भी कहते हैं, बिकॉज ही वाज द वन टू प्रोपेगेट ऑल ऑफ दिस थॉट्स। हुआ क्या था बच्चे के साथ कि बच्चा ने जब पढ़ना शुरू किया, यूरोप के कॉलेज के अंदर गया, बड़े एमिनेंट कॉलेज के अंदर गया, वहां से भी इसने चीज़ों को जो है टेकअप करना शुरू किया, लेकिन कोई मज़ा नहीं आ रहा था इसको। कह रहा था यार इतने अच्छे कॉलेज से, इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़ने के बावजूद, ठीक है, एक अच्छे वेल बैकग्राउंड फैमिली से होने से बावजूद मुझे चीज़ें जो है ना वो उस तरीके से कोहेरेंटली समझ नहीं आ रही जैसे कि मैं समझना चाहता था। उसके बाद ये था कैथोलिक, ठीक है, प्रोटेस्टेंट नहीं था, कैथोलिक था, तो और स्ट्रॉन्ग कैथोलिक था, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैथोलिक था। तो वहां पे इसकी जो अटैचमेंट थी विद द क्रिश्चियनिटी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट इसकी जिंदगी में कब आता है? वो आता है 10 नवंबर 1619 को। दिस वॉज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, 10th of November 1619, जहां पे इन्होंने 3 ख्वाब देखे। इस बंदे ने, रेने डेकार्ट ने 3 ख्वाब देखे और उन 3 ख्वाबों ने इसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया, फिलॉसफी की आने वाली पूरी हिस्ट्री को बदल दिया। हमें ऐसे ख्वाब क्यों नहीं आते? हम चाहते नहीं है ना हमें ऐसे ख्वाब आए, ठीक है।
तो उसके बाद उस ख्वाब के बाद इसने अपनी पूरी जो है वो सोच विचार करना शुरू किया। इससे पहले इसका इरादा था, बल्कि ये कर चुका था कि मैं क्या करता हूँ, जो एमिनेंट फिलोसफर्स हैं करंट टाइम के, उनके साथ जाके बैठता हूँ, उनकी जो है जो महफिल है उसमें बैठता हूँ, बातचीत देखता हूँ, उनसे सुनता हूँ, चीज़ों को परसीव करता हूँ ताकि मेरे नॉलेज में इजाफा हो। लेकिन जब इसने ये सारा काम किया तो इसे पता लग गया कि कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इसको ख्वाब आए, ख्वाब के बाद इसने कहा अब मैं जो कहूँगा वही ठीक होगा। क्या ख्वाब आए थे इसे? ऐसा क्या देख लिया इसने? एक ख्वाब इसने एक्सप्लेन किया था, रेस्ट आर द मतलब स्टोरीज के he was sitting near the fire and he was thinking like he was not able to perceive either he is dreaming or he is really awake। वो जाग रहा है कि सो रहा है, इसे नहीं पता था। तो अब उसके दरमियान क्या हुआ कि आग के साथ ही बैठा था और आग के अंदर ना इसने अपना हाथ देना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। हाथ जब जलना शुरू हुआ तो इसको पेन नहीं फील हो रहा था, तो ये सोचना शुरू हो गया ख्वाब के अंदर कि मुझे पेन क्यों नहीं फील हो रहा। ठीक है, तो उसके बाद जनाबे वाला फिर ये वहां से उठा, इसने अपने हाथ को जो है ठंडा, ख्वाब अभी टूटा नहीं, हालांकि हमारा हाथ ख्वाब में आग में जाता हम दौड़ जाते हैं, ये क्या हो गया। तो ये उसने देखा, उसके बाद ये जागा। अभी उसको के अब जब ये जागा तो फिर इसने फौरन अपना हाथ देखा कि यार मैंने तो अपना हाथ जलाया था। और वहां से इसकी फिलॉसफी की सेंसेस जो है ना वो हमें कंफ्यूज करती हैं। मैं एक सेंस कर रहा था चीज को और मुझे मतलब फील हो रहा था कि मैं आग के करीब बैठा हूं, मैंने अपना हाथ जलाया है, मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा था, मैं उसको बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन मैं जब जागा हूं तो मेरा तो हार्ट बिल्कुल ठीक है, आई वॉज ड्रीमिंग। तो मेरी सेंसेस ने मुझे ख्वाब के अंदर क्यों पेन फील करवाया, मुझे क्यों रियलाइज करवाया कि मेरा हाथ जल रहा है, मुझे क्यों दिखाया मेरी आंखों ने मैं आग के करीब बैठा हूं। वहां से इसकी सारी फिलोसफिकल डोमेन। सिर्फ हमें ख्वाब ऐसे आते हैं, हम सोचते ऐसे नहीं है। सोचते ऐसे नहीं है। ठीक है, तो इसकी लिख लें, जो फेमस बुक्स हैं उसका नाम लिख लें, मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी 1641 में इसने लिखी थी। और यही फिलॉसफी की बुक है इसकी जिसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। इसी के अंदर इसने जो डाउट एज अ की टू सर्टेनिटी है उसको एक्सप्लेन किया है, मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी। मेडिटेशन का कंसेप्ट भी इसी ने लिया। यस, ये अगर वहां पे सदका दे देता ना कि शायद मैं सदका दे दूं। ये इसकी मेजर बुक है। बाकी जो बुक्स हैं वो नोट्स में लिखी हुई, मैं एक्सप्लेन। पैशन ऑफ द सोल एक बुक है 1649 में लिखी इसने। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी एक बुक है 1644 में लिखी। एक डिस्कोर्स ऑन मेथड है वो 1637 में लिखी, जिसके अंदर रेने डेकार्ट का मेथड जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ कि फिलॉसफी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सीएसएस के सिलेबस का पार्ट है डेकार्ट का जो मेथड है। लेकिन जिस तरह इंडक्टिव मेथड पढ़ते हैं, डिडक्टिव मेथड पढ़ते हैं, इस तरह डेकार्ट ने अपना मेथड दिया था। दैट इज नॉट ऑफ एनी कंसर्न इन द पीएमएस। हमारा मेथडोलॉजी, हमारा टॉपिक ही नहीं है पीएमएस के अंदर, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा मेडिटेशन ऑफ फर्स्ट फिलॉसफी, क्योंकि इसी के अंदर उसने डुअलिज्म और डाउट एज द की टू सर्टेनिटी का दोनों के कॉन्सेप्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट किए हुए। अब यहां से हमारा सफर शुरू होगा बच्चों, डाउट एज द की टू सर्टेनिटी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अब हम पढ़ते हैं डिटेल में। और हमने पहुंचना किधर है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हमने पहुंचना है, देखो रहे हैं हमने इधर पहुंचना। आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि जनाबे वाला स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म क्या होता है? डाउटफुलनेस। डाउटफुलनेस, शक को शुबा। स्केप्टिसिज्म अबाउट बट किस चीज के बारे में शक को शुबा होना चाहिए? नहीं, स्केप्टिसिज्म के अंदर बात करता है रेने डेकार्ट कि सबसे पहले हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हम लोगों चीज़ों पे बिलीफ रखते हैं ना, बिलीफ है हमारा अल्लाह ताला के ऊपर। अगर हम हिंदू कम्युनिटी की बात करें, उनका बिलीफ है कि इस चीज़ के ऊपर कि जनाबे वाला अगर बिल्ली रास्ता काट जाए, वन ऑफ द बिलीफ दे हैव कि काली बिल्ली रास्ता काट गई तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, सुपरस्टिशियसनेस जितनी भी है ये हमारे बिलीफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इनको निगेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहता है इन बिलीफ्स को टेस्ट करना शुरू करो। ये बिलीफ्स जो है ना, इनके बारे में स्केप्टिक हो जाओ। इनके बारे में जब आप स्केप्टिक हो जाओगे तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा जहां से आप चीजों को लेकर चल सको, आप अपनी फ्लाइट जो है वो टेक ऑन कर सको। लेकिन यहाँ पे स्केप्टिसिज्म में उसने ये नहीं कहा कि मैंने जितने भी मेरे बिलीव्स हैं उन सबको मैंने टेस्ट करना है। उसने कहा कि मैं एक एक बिलीफ को टेस्ट करने में लग गया, डाउट करने में लग गया, तो मुझे तो पूरी जिंदगी इन्हीं काम में लग जाएगी। तो मैंने क्या करना है, मैंने उस प्रिंसिपल को डाउट करना है जिस प्रिंसिपल के ऊपर वो बिलीफ खड़ा हुआ है। अगर मेरा बिलीफ मेरे रिलीजन के ऊपर खड़ा हुआ है तो मैंने रिलीजन को डाउट करना है। अगर मेरा बिलीफ किसी सोशल नॉर्म के ऊपर स्टैंडर्ड है तो मैंने उस सोशल नॉर्म को डाउट करना है।
तो जिस प्रिंसिपल के ऊपर मेरा वो बिलीफ बना हुआ है, मैंने उस प्रिंसिपल को डाउट करना, ताकि उस प्रिंसिपल के ऊपर जितने बिलीफ बने होंगे वो ऑटोमेटिक, अगर वो प्रिंसिपल सही साबित हो गया सारे बिलीफ सही हो जाएंगे, अगर वो प्रिंसिपल गलत साबित हो गया तो सारे बिलीफ। सर अगर हम जैसे कि हम मुसलमान अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अब अल्लाह को ढूंढने निकल जाए, अल्लाह नहीं मिले तो अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखें, इस्लाम को सही तरह से पढ़ लें। अल्लाह ताला भी आपको यही कहता है, ढूंढने की बात नहीं है, ढूंढने की बात नहीं। अगर आप ढूंढने भी निकलेंगे खुदा मिल जाएगा, वो तो कुरान में आपको तरीका दिया हुआ है। इसमें निशानी अकल वालों के लिए, पढ़े लिखे अनपढ़ बराबर नहीं होते। इस्लाम ने तो सब कुछ कहा हुआ है, लेकिन आप करते नहीं है ना। आप करें, आपको मिल जाएगा, अल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, तो ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, इंसान क्या चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसने चीज रखा क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। अब स्केप्टिसिज्म के अंदर पता लग गया, हमने डाउट करना है, हमने बिलीफ्स को, लेकिन वो बिलीफ्स के प्रिंसिपल्स को। ठीक है, देन क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, क्या मतलब है क्लियर एंड डिस्टिंक्ट का? क्लियर वाज़े मैनिफेस्ट आइडिया सही क्लियर हो, प्रिंसिपल आप मतलब क्लियर कर लो अपना। हाँ बिल्कुल, बात ठीक है, प्रिंसिपल अपना क्लियर ना करो। यहाँ पे क्लियर एंड डिस्टिंक्ट का मतलब है जो चीज़ वाजे हो, जो मुझे क्लियर हो मेरे माइंड के अंदर, उसकी थॉट सारी क्लियर हो। मतलब कि अगर मैं किसी बिलीफ को टेस्ट करता हूँ और वो टेस्टेशन के जरिए वो बिलीफ जो है सही साबित हो जाता है, तो इसका मतलब दैट बिलीफ बिकेम क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, दैट बिलीफ बिकेम क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, को मेरे लिए अब वाजे हो गया। मतलब कि चलें बहुत ऑर्थोडॉक्स मिसाल है लेकिन ले लेते हैं कि मैंने जनाबे वालों बिल्ली रास्ता काट के गई और मेरा काम बिगड़ गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैंने 20 दफा एक्सपीरियंस करा, जब भी काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो मेरा काम बिगड़ गया। अब ये क्या होगा, ये क्लियर एंड डिस्टिंक्ट होगा कि जनाबे वाला जब भी बिल्ली रास्ता काटेगी तो आपका काम खराब होगा ही होगा। ठीक है, अब ये चीज, ये बिलीफ हमारा क्लियर एंड डिस्टिंक्ट हो गया, जिसको हम डाउट ना कर सके, जिसका नॉलेज हमारे पास बहुत ही अच्छे सोर्स से आया हुआ हो, इनफॉलेबल नॉलेज हो, और वो उस नॉलेज को जो है हम क्या ना कर सकें, डाउट ना कर सकें। तो वो सारी बातें जो है वो हम करते हैं क्लियर एंड डिस्टिंक्ट के ऊपर। उसके बाद जनाबे वाला हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा डाउट का। डाउट के अंदर क्या बात करते हैं, डाउट के अंदर वो कहता है कि जनाबे वाला कि आपका जो अक्लमंद बंदा है, तो जनरल, जिसने चीजों को सही तरीके से परसीव किया हुआ है, ही कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रू बिलीफ एंड द रॉन्ग बिलीफ। ठीक है, उसको पता होगा मैंने अपने बिलीफ को या उसके प्रिंसिपल्स को कैसे टेस्ट करना है, और टेस्टर के नतीजे में जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे उसे पता है कि इस रिजल्ट के नतीजे में वो सही बिलीफ है या गलत बिलीफ है, उसे फौरन पता लग जाएगा। तो डाउट जो है, जो अक्लमंद डाउट करेगा उसके डाउट करने में, और जो एक बेवकूफ बंदा डाउट करेगा उसके डाउट करने में हमेशा फर्क होगा। एक प्रूडेंट मैन जो है वो जनाबे वाला आपके डाउट की वजह से सही रास्ते पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम सर्टेनिटी की। सर्टेनिटी के अंदर ये बात करता है कि आपके पास जब आपने डाउट कर लिया तो यहाँ पे अब आपकी रैशनल इंसाइट होनी चाहिए, जो कि आपकी रीजन जो है वो टेस्ट करती है। आपका जो दिमाग है वो टेस्ट करता है एक आपकी रैशनल इंसाइट को, और जब रैशनल इंसाइट आपके पास अच्छी है तो रैशनल इंसाइट की टेस्टिंग के बाद जो है क्या होगा, आपकी जो रीजन है वो आपको एक कंपैक्ट नॉलेज की तरफ लेकर जाएगी, और उस कंपैक्ट नॉलेज की वजह से अगर आपका बिलीफ गलत है तो वो गलत साबित होगा, सही होगा तो सही साबित होगा। मतलब डाउट की वजह से आपके पास अब क्या आ जाएगी, यकीन कहते हैं इसको, आपका यकीन जो है वो पुख्ता हो जाएगा, या बहाल नहीं, पुख्ता हो जाएगा। नहीं सर, अगर जैसे कि बिल्ली वाला किया हमने, डाउट कर लिया था पर अब तो पक्का हो गया। इफ समथिंग इज सर्टेन इट मस्ट बी ट्रू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेने डेकार्ट। अकॉर्डिंग टू रेने डेकार्ट, यस, अकॉर्डिंग टू रेने डेकार्ट। उसके बाद हम बात करते हैं आपके मेथोडिकल के, उसका जो ये सारा तरीकाकार है डाउट एज अ की टू सर्टेनिटी का, वो क्या है, मेथोडिकल है, कि एक प्रॉपर मेथड के जरिए वो जो है इनिशिएट करता है अपनी पूरी फिलॉसफी को। ये नहीं है कि कभी ए पे, कभी बी पे, कभी जी पे, कभी एच पे, कभी आई पे, वो हैफजेटली मूव नहीं करता, प्रॉपर मेथड। और यहीं पे रेने डेकार्ट का मेथड भी है, जिस प्रॉपर मेथडोलॉजी के तहत वो मूव करता है अपनी फिलॉसफी को लेकर। और उसके बाद वो बात करता है डाउट इज यूनिवर्सल, डाउट इज यूनिवर्सल। कि डाउट क्या है, वो आपका यूनिवर्सल है। अगर वो एक जगह पे गलत हो रहा है तो पूरी दुनिया में गलत होगा। एक बिलीफ, बिल्ली का रास्ता काट के जाना, अगर इंडिया में गलत है तो बांग्लादेश में भी गलत है, अमेरिका में भी गलत है।
ठीक है, कि ये ना इंडिया काली बिल्ली इंडिया में रास्ता काटे तो वहां काम खराब हो जाए लेकिन अगर अमेरिका में रास्ता काटा कुछ भी ना हुआ, तो ऐसे नहीं होता। आपका डाउट जो है किसी चीज के ऊपर, बिलीफ के ऊपर आप करोगे, दैट विल ऑलवेज बी यूनिवर्सल। कुछ समझ आई चीजों की? अब ये बेस बनी है, आगे यस यस डाउट वाली बात मुझे समझ नहीं, जो थर्ड पॉइंट है डाउट करना चीजों को, तो वो ऊपर जो क्लियर एंड डिस्टिंक्ट में वो तो हमने स्केप्टिसिज्म। देखो सीक्वेंस देखो, अभी हम यहाँ पहुंचना है, अभी वो सिर्फ बता रहा है कि डाउट कैसा करना है, आपने शुरू करना है। ये मतलब समझ लो कि ओवरऑल एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी है कि स्केप्टिक होना है सबसे बारे में, Principles बिलीफ के और बारे उसके प्रिंसिपल्स के बारे में। फिर आपको वहां से कुछ चीजें क्लियर एंड डिस्टिंक्ट नजर आएंगी जो कि ट्रू होंगी। फिर आपने डाउट करना है, ठीक है, डाउट किसी को करना है। अब यहाँ पे बंदे की अपनी अकल की बात आ रही है, अनक्लियर थिंग्स को करेंगे, अनक्लियर थिंग्स को डाउट करना है। और जो जेन्युइन बंदा होगा, विजडम वाला, जो नॉलेजेबल बंदा होगा, उसको पता लग जाएगा कि मैंने किन बिलीफ को डाउट करना है, किन को नहीं करना। और बिलीफ को डाउट करने के बाद भी उसे पता लग जाएगा कि ये बिलीफ सही साबित हुआ कि गलत साबित हुआ, मतलब से सर्टेनिटी आ जाएगी। और ये सारे काम कैसे हो रहे हैं? एक प्रॉपर मेथड के थ्रू हो रहे हैं। और मेथड के थ्रू हमने क्या बताया कि डाउट जो है वो इट्स यूनिवर्सल। अब हमारी आर्गुमेंट शुरू होंगी फॉर कोइटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है, कि डाउट एज अ की टू सर्टेनिटी, की डाउट की वजह से ही आप किधर तक पहुंचते हैं? सर्टेनिटी पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आर्गुमेंट्स हैं फ्रॉम परसेप्शंस, आर्गुमेंट्स फ्रॉम परसेप्शंस। परसेप्शंस क्या होती हैं? कोई चीज परसीव करना, मतलब सेंस करना नहीं, या उसका आइडिया लेना अपने, ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, हाँ, किसी चीज का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेट करना अपने ब्रेन के अंदर, हम उसको कहते हैं वी आर परसीविंग द थिंग। एप्पल, लफ्ज बोला एप्पल आ गया ज़हन में, सॉरी फॉर आप सबका रोजा है। तो अब एप्पल क्या है? क्योंकि आपने उसका कॉन्सेप्ट जो है वो टेकअप किया हुआ है, आपने उस एप्पल को परसीव किया हुआ है एज अ फ्रूट, एज अ फ्रूट, ठीक है। तो आपके ज़हन में वो जैसे ही मैंने नाम लिया आ गया। मैं कहता हूं अल्लाह, क्या चीज़ आई ज़हन में? अल्लाह का लफ्ज लिखा आया होगा। नमाज भी आ सकती है, नमाज, फिर नमाज से क्या रोजा आएगा? कुरान पढ़ेगा। अल्लाह से मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने लोगों को एक्सपीरियंस किया है, मैं जब अल्लाह बोलता हूं तो उनके ज़हन में अल्लाह का लफ्ज लिखा आता है, या मैक्सिमम वो जंप करेंगे तो खाना काबा पे करेंगे, दैट्स इट। लेकिन खाना काबा पे 10 में से एक बंदा जंप करता है, अल्लाह ही लिखा आता है उसके ब्रेन में। बिकॉज वाई? वी डू नॉट हैव एनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हमने परसीव नहीं किया हुआ गॉड को। और यहीं पे हम बात करते हैं, इट इज अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक, कि हम जब कहते हैं ना, ये हम पढ़ेंगे मुताज़िलिज़्म और शारियज़्म के अंदर, कि अल्लाह ताला जो हम कहते हैं कि एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो क्या है कि ये नहीं है कि पत्ता पहले पूछता है अल्लाह पाक मैं हिल जाऊं, ऐसे नहीं होता। वो कैसे होता है कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को परसीव किया हुआ है, अपने जहन के अंदर बनाकर बैठा है अल्लाह ताला। जिस तरह मेरे जहन में अब जो एप्पल है, मैं अगर सोचूंगा कि एप्पल का पत्ता हिल रहा है, मैं कह रहा हूं एप्पल कट करो, काट दिया, ठीक है, मैं कहता हूं बीज निकालो, बीज निकल रहे हैं उसके, अभी क्या है, मैं परसीव कर रहा हूं ना उस चीज को। यही अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया का अहाता किया हुआ है, इसको अपने ब्रेन, अपने अंदर जो है वो परसीव किया हुआ है कि हम जो भी काम करते हैं को पता लगा। अब समझ आई इसका क्या मतलब है? यही मैंने आपको डिफरेंस बताना है अशारिज़्म और मुताज़िलिज़्म के अंदर, ठीक है। मुताज़िलिस्ट कहते थे कि जनाब वाला यस अल्लाह ताला का दिमाग है प्रॉपर, जिस तरह हमारा दिमाग है, अल्लाह ताला उसमें सोचता है। अशारिज़्म नहीं भाई, ये सारी एनालॉजी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अशारिज़्म एंड मुताज़िलिज़्म। कहते दोनों एक ही बात है, लेकिन एक कहते हैं माइंड है, एक कहते हैं एक लिटरल मीनिंग की तरफ जाता है, एक लेटेंट मीनिंग की तरफ जाता है। चलो बहरहाल वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर्गुमेंट्स फ्रॉम द परसेप्शन, कि हम किन चीज़ों को परसीव करते हैं। हम जिन चीज़ों को परसीव करते हैं, क्या वो रियल हैं कि नहीं है, क्या उनका कॉन्सेप्ट हमारे जहन में क्लियर है कि नहीं है। यहाँ से हम परसेप्शन से जो है आर्गुमेंट्स बिल्ड करते हैं फॉर द डाउट एज अ की टू सर्टेनिटी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम ज़्यादातर जो परसेप्शन है वो किन जरियों से बिल्ड करते हैं, किन जरियों से बिल्ड करते हैं? एक्सपीरियंस करने के बाद, सेंसेस से। हमारे एक्सपीरियंस तो करेंगे ना, सेंस एक्सपीरियंस करेंगे ना, लेकिन सोर्स क्या है किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने का? हमारी Senses सेंसेस है। है। चीजों को देखते हैं हम, या टच करते हैं, या टेस्ट करते हैं, या स्मेल करते हैं। तो ये 4-5 काम जो हमारे 5 फंडामेंटल सेंसेस है, ये नहीं में से कोई काम करते हैं ना, जिसकी वजह से हमारी परसेप्शन बनती है एक चीज के बारे में, ठीक है। अब बच्चे को आपने बचपन के अंदर जो है वो कोई ऐसी चीज दिखा दी जिससे उसका एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गया रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक थिंग, वो नहीं खाएगा वो,
उसका एक नेगेटिव परसेप्शन बन गया उस चीज के बारे में। ये मार के खिलाए। वो तो फिर आप जैसी आंटियां होती है ना जो मारती हैं, लेकिन अब क्या है, नहीं, अब अक्सर आपने लड़कियों को देखा कि वो नहीं खाती चिकन, मीट नहीं खाती, बड़ा गोश्त नहीं खाती। क्यों? उनकी परसेप्शन बनी है कि मैंने नहीं खाना। अब वो हो सकता है बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ हो, कोई सर पे चोट लगी हो, कोई भागते हुए टक्कर लगी हो किसी दीवार के साथ, जिसकी वजह से उनको लगा हो कि मैंने अब बड़ा गोश्त नहीं खाना, वो नहीं खाती। ठीक है, तो एक परसेप्शन, आपकी परसेप्शन जो है वो आपकी सेंसेस से आती है। तो हमारी आर्गुमेंट्स फ्रॉम परसेप्शन सबसे पहले क्या है कि जनाबे वाला आपकी जो परसेप्शन रिसीव्ड बाय योर सेंसेस, उसके बाद जो परसेप्शंस हैं दैट ओनली इन्फॉर्म्स अबाउट द आउटलुक ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारी परसेप्शंस हैं, वो हमें दुनिया की आउटलुक के बारे में तो बता देती हैं, इनवर्ड लुक के बारे में नहीं बताती। हम बंदे को देखकर ये तो बता सकते हैं ही इज वेल ड्रेस्ड, ही इज वेल एजुकेटेड, ही इज वेल मैनर्ड। How is his soul? Does he have the etiquettes? Does he have the personality? Does he have the wisdom? Does he have the love for the humanity? क्या ये बातें हैं उसके अंदर? ये नहीं बता सकते ना उसको देख के। हम ये बता सकते हैं कि yes he is well dressed, yes he is well educated, he has good attitude, but rest of the thing we cannot tell it. तो ये क्या है कि हमारी जो senses हैं, हम जो परसेप्शंस बनाते हैं वो सिर्फ आउटवर्ड लुक के ऊपर बनाते हैं। हम कुर्सी को देख रहे हैं कि ये कुर्सी है, अब हमें ये तो नहीं पता कि अंदर से इसको सारी दीमक लगी, मैं बैठूंगा तो टूट जाएगा, टूट जाएगी, नहीं पता लगता ना। तो ये क्या है, हमारी सेंसेस हमें सिर्फ आउटवर्ड लुक की परसेप्शन देती है। ठीक है, लेकिन असल में रियलिटी क्या है? यहां पे आपका रेने डेकार्ट थ्रो करता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपीयरेंस एंड रियलिटी। कि अपीयरेंस और रियलिटी में क्या फर्क है, मुझे ये बताओ। बहुत फर्क है। बताओ। तो मतलब जो आप जिस तरह एग्जांपल्स दे रहे हैं, कोई बंदा हमें बहुत वेल मैनर्ड दिख रहा है, जरूरी नहीं वो अपीयरेंस है उसकी। appearance जो है। आउटवर्ड लुक है वो क्या है? अपीयरेंस है। जो इनवर्ड लुक है, जो असल में वो है, वो नहीं पता, वो उसकी रियलिटी है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इस बंदे की रियलिटी क्या है? यहाँ पे तो रेने डेकार्ट ये क्वेश्चन थ्रो कर रहा है। जब डस के जाएगा। ठीक है, जब डस के जाएगा। तो इसके बाद ही हमारी जो नेक्स्ट आर्गुमेंट्स जो हैं डेवलप होती हैं, वो डेवलप होती हैं ड्रीमिंग से। आप अपने ख्वाबों के ऊपर आते हैं रेने डेकार्ट। आर्गुमेंट्स फ्रॉम ड्रीम। वो कहता है हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हमें कैसे पता? हमें तो नहीं पता। हम तो अक्सर अब जो लोग रात को सोते सोते भी चलते हैं, वो तो चल रहे हैं लेकिन ख्वाब में आंखें बंद हैं। तो यहीं पे ही उसकी सारी जो है वो होती है कि वो कहता है कि या तो हम कॉन्स्टेंटली एक हैबिट ऑफ स्लीपिंग में हम सो रहे हैं, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं ये भी हम ख्वाब सोच रहे हैं। मैं आप चारों के ख्वाब में आया हूँ, आप चारों मेरे ख्वाब में आएगी हो, ठीक है। और हम बैठ के पढ़ रहे हैं फिलोसफी को, और हम पढ़ भी किसके बारे में रहे हैं? जो हमें ये बता रहे हैं कि हम असल में जाग नहीं रहे, हम सो रहे हैं। मतलब देखो ना कितनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। आप सोच स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन को, स्ट्रीमलाइन ही नहीं कर सकते। तो आप कहोगे कि जिस तरह एक मूवी आई थी इंसेप्शन, हाँ जी, ठीक है, ड्रीम विद इन अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। तो वो देखो जाके, उससे थोड़ा सा आपका जो है माइंड क्लियर होगा चीजों का, आपको शायद कुछ कंसेप्ट हो कि कैसे जो है चीज जो है वो, या ड्रीमिंग एंड ड्रीमिंग विद इन ड्रीमिंग विद इन ड्रीमिंग, हम ये भी कह रहे होते हैं। हम जाग रहे हैं, हम सोते हैं, हम बाजों का सोने के अंदर भी ख्वाब देख रहे होते हैं। फिर हम पहले एक ख्वाब से जागना पड़ता है, फिर दूसरे। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? क्या ये भी हम ख्वाब में तो नहीं जी रहे? किसी और ख्वाब में भी नहीं पता होता कि हम ख्वाब देख रहे हैं। एग्जैक्टली, हमें नहीं पता होता कि ख्वाब देख रहे हैं। वो तो जब उठते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि हम तो ख्वाब देख रहे थे। उधर तो हम उसी तरह रो भी रहे होते हैं, खुश भी हो रहे होते हैं, एंजॉय भी कर रहे होते हैं, सारी चीजों को उसी तरह लेकर चल रहे होते हैं। जब जागे तो फिर पता लगा, ओ शिट, मेरी तो लॉटरी निकली थी 4 करोड़ की, ये क्या हो गया? ठीक है, तो ये क्या है, हाउ वी कम टू नो के वी आर asleep और अवेक, हमारे एक्सपीरियंस क्या है और हम ड्रीम को कैसे परसीव करते हैं, हम ड्रीम कब कर रहे हैं। तो हो सकता है हमारी जो ये एग्जैक्ट रियलिटी है ये भी एक ड्रीम हो, और जो ड्रीम हो वो एग्जैक्ट रियलिटी का परसेप्शन हो। ये क्या चीजें हमें नहीं पता। अब वो ड्रीम से जो है चीजों को स्ट्रीमलाइन करना शुरू करता है कि कंसेप्ट ऑफ ड्रीम एंड रियलिटी आर एनालॉगस एंड वी डोंट नो व्हेन वी आर ड्रीमिंग एंड व्हेन वी आर अवेक। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि जनाबे वाला हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? उठ के कोई उठाने वाले ना मिले, फिर कोई उठाने वाला ही ना मिले फिर। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी। अब यहां पे वो कहता है ग्रेटर कोहेरेंस ऑफ परसेप्शन। ग्रेटर कोहेरेंस ऑफ परसेप्शन जो है वो हमें बताएगा चीजों के बारे में। ग्रेटर कोहेरेंस ऑफ perception will tell us that either we are in a dream or we are awake.
ग्रेटर कोहेरेंस, ज्यादा कोहेरेंस, एसोसिएशन, कॉपरेशन ऑफ परसेप्शन, हमारी परसेप्शन कि हमने परसीव किया हुआ है कि मैं सोया हूं अपने घर के अंदर, ख्वाब में मैं कहीं और जगह पहुंचा हूं, तो फिर हमें पता लग जाएगा मैं ख्वाब में हूं। तो ख्वाब में कैसे पता लगता है कि मैं सो रहा था? कभी ख्वाब में आपको किसी ने बताया कि आप सो रहे हैं? अब आपके साथ कुछ मसले हो सकते हैं, अब ये मसले रियल भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं फिर कहता, आपको ख्वाब में पता होता है कि आप सो रहे हैं? नहीं पता होता। तो फिर ये मसला आपके साथ भी तो है। बिल्कुल ऐसा ही है, सबके साथ मसला है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कोहेरेंस क्रिएट होगी परसेप्शंस की। देखो हमें कहीं ना कहीं ये तो पता होता कि हमारे बहन भाई कितने हैं, हम किस जगह पर रह रहे थे, ये तो पता होता है ना। घर का मैच तो हमारे सामने ही होता है। तो हम जब ख्वाब में हैं तो वहां पे अगर हम एक ऐसी जगह पर घूम रहे हैं, वी आर वॉन्डरिंग अबाउट दैट वी आर अनअवेयर ऑफ, तो एक क्वेश्चन थ्रो होगा फौरन से ब्रेन का, ये मैं कहाँ हूं, क्वेश्चन थ्रो होगा। ये मैंने चीज नहीं देखी हुई, ये मैंने बंदे नहीं देखे हुए पहले, ये जगह मैंने पहले नहीं देखी हुई। तो अब क्या होगा, अब वो परसेप्शन बनाने लग जाएगा कि मैं फिर क्या ये जो दुनिया है ये मुझे एक्सेप्टेबल हो रही है, आई एम फॉर गाजी फॉर दिस वर्ल्ड, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है या मैं दुनिया के लिए नया हूं। तो वो जब वहां पे कोहेरेंस करना शुरू करेगा, अपनी परसेप्शंस को मेंटेन करना शुरू करेगा, तब उसे पता लग जाएगा मैं ख्वाब देख रहा हूं। फिर वो उठ जाएगा, फिर उसे पता लगेगा कि मैं ख्वाब देख रहा था। यानी आप कह रहे हैं हम अपने ख्वाबों पे भी अच्छा खासा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं? यस, ख्वाबों पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, पर ख्वाब कहीं ना कहीं आपको रियल वर्ल्ड के साथ आशना करवाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे रेने डेकार्ट तो उसके ऊपर अलाय नहीं करता। आगे हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के अंदर फॉर्म्स पढ़ेंगे, इस्लामिक मुस्लिम फिलॉसफी के अंदर पढ़ेंगे कि जो हमारे असल में ख्वाब है वो हमारी ट्रैवलिंग ऑफ द सोल है फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड। और बाज़ औक़ात हमारे साथ फिर ये भी होता है कि जनाबे वाला हम जो चीज़ ख्वाब में देख चुके होते हैं वो 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद रियल में भी हो रही होती है। तो वाइज दैट्स वो कहते हैं दैट इज सम स्पिरिचुअलिस्टिक थिंग्स इन प्ले। तो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की कि हम एक ड्रीम में हैं या नहीं है, रियलिटी में है हमारी पे, इस चीज़ का पता कैसे लगा सकते हैं थ्रू कोहेरेंस। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं थॉट, अभी भी मुझे नहीं समझ आ रही क्या मसला है। मैं ख्वाब में सो रहा हूँ, 2 + 3 किया, क्या जवाब आएगा? 5 आना चाहिए। मैं जाग जाता हूँ फिर भी 2 + 3 किया, क्या जवाब आएगा? 5। फिर तो मैं फिर कंफ्यूज है, मेरी थॉट्स, ये मैं सो रहा हूँ कि जाग रहा हूँ? क्योंकि ख्वाब में जो मैं चीज़ कर रहा था वो रियलिटी में नहीं होनी चाहिए। रियलिटी में भी वही चीज हो रही है। मैं ख्वाब में सोच रहा था 2 + 3 5 होते हैं, तो मैं अब जाग रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ 2 + 3 5 होते हैं, तो ये अगर वो भी वहां पे भी 5 थे, यहाँ पे भी 5 है, तो मैं शायद अभी भी सो रहा हूँ। तो थॉट जो मैथ्स के अलावा कुछ और करके देखा है ना उस टाइम पे मैथ ही थी ना, मसला ये था, ठीक है। तो दरअसल मैथ वो है जो हमें कम्पैक्ट आंसर दे सकता है, और कोई सब्जेक्ट ऐसा है नहीं जो हमें कम्पैक्ट आंसर दे सके। फिलॉसफी के अंदर 1 + 2 क्या करोगे? फिलॉसफी के अंदर अरिस्टोटल प्लस प्लेटो क्या करोगे? मैकियावेली निकालोगे? नहीं कर सकते ना। तो बात ये है कि यहाँ पे अब वो कहता है कि हमारी जो थॉट्स हैं, हमारे जो परसेप्शंस हैं, वो अगेन जो हमारी मैथमेटिक्स है वो अंडर डाउट आ जाती है अब यहाँ पे, ठीक है। कि हम कह रहे हैं ग्रेटर कोहेरेंस ऑफ परसेप्शन जो है दैट विल टेल अस कि वी आर लिविंग और वी आर ड्रीमिंग। अब लेकिन ग्रेटर कोहेरेंस ऑफ परसेप्शन के अंदर जो परसेप्शन मैंने मैथ की बनाई हुई है 2 + 3 5 है, वो तो ख्वाब में भी वही है, रियल में भी वही है। तो अब क्या? अब वापस से कंफ्यूजन। अब वापस से कंफ्यूजन। फिर आते हैं हम तीसरे स्टेप के ऊपर, विच इज द डीमन, शैतान, ठीक है, शैतान। तो ये कहता था कि जनाबे वाला असल में मसला क्या है कि मेरा जो माइंड है, मेरी जो थॉट्स है, मुझे उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पे ये इतनी डिस्पिरेशन में चला जाता है रेने डेकार्ट के, ये कहता है गॉड भी नहीं है, एक इवल डीमन है, उसके कंट्रोल में सब कुछ है और उसने मेरे लिए सारा परसेप्शन किया। अब यहाँ पे वो क्यों कहता है गॉड नहीं है? क्योंकि वो कहता है मैं जो परसेप्शन में रह रहा हूँ, अल्लाह ताला या खुदा, उसका वो क्रिश्चियन था, अल्लाह ताला तो हमसे प्यार करता है। जब हमसे प्यार करता है तो वो हमें धोखे में नहीं रख सकता, अल्लाह ताला को सूट ही नहीं करता धोखा देना। तो उसने कहा गॉड, इसका मतलब जो हम धोखे में रह रहे हैं, एक हमें क्लियरेंस नहीं मिल रही, क्लियर रास्ता नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हम धोखे में रह रहे हैं। धोखा देना किसका काम है? अल्लाह का तो नहीं है, इसका मतलब खुदा नहीं। सिर्फ धोखे के अलावा पर्दा भी तो है। चुप तो रहो ना, उसकी रेने डेकार्ट की बातें करते रहो, वो तो हमें अब पता लगा ना। उसके सदी में जाके सोचो 400 साल पहले वो बेचारा क्या करके गया। तो उसने कहा अब खुदा नहीं है, तो क्योंकि बुरा काम हो रहा है मेरे साथ, मैं डिसीव में हूं, धोखे में हूं, तो ये कौन कर सकता है? ये शैतान कर सकता है। तो देयर इज अ डीमन। डीमन ने मेरी थॉट्स के ऊपर, मेरे माइंड के ऊपर, मेरी फीलिंग्स के ऊपर, मेरी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल हासिल किया हुआ है, और वो ही मुझे एक गलत दुनिया के अंदर परसेप्शंस करवाता है डिफरेंट चीज़ों की परसेप्शन करके। क्या होता है, ताकि जो मेरे जितने भी एक्सपीरियंस हैं मैं उनको भी डाउट करना शुरू कर दूं, मैं अपने सेंसेस को भी डाउट करना शुरू कर दूं। जब एक्सपीरियंस को, सेंसेस को डाउट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, अपने सारे बिलीव्स को उठा के मैं
डस्टबिन में फेंक दूंगा। जब अपने सारे बिलीफ्स को उठा के मैंने डस्टबिन में फेंक दिया तो मैं क्या हो गया, बिलीफ लेस हो गया। और बिलीफ लेस क्या हो गया, मैं एस्ट्रो हो गया, मैं वॉन्डर हो गया, सही रास्ते से भटक गया। और डीमन कौन क्या चाहता है कि मैं क्या करूँ एज इंसान, सही रास्ते से भटक जाऊँ। क्रिश्चियनिटी भी तो इस्लाम का ही प्री रिलीजन है ना। तो बिलीफ क्या चाहता है कि मैं सही रास्ते से भटक जाऊँ, तो मैं भटक गया। मैंने अपना सारी ईमान ही, बिलीफ सिस्टम ही मैंने अपना पूरा ट्रैश में डाल दिया। ठीक है, तो कहते फिर अब क्या करना है, इस डीमन को कैसे हराना है। ठीक है, कंफ्यूजन है। डीमन को हराना है टोटल डिसेप्शन से। उसको भी धोखा देंगे। उसको भी धोखा देंगे, इंसान है ना, दे सकता है। तो टोटल डिसेप्शन के अंदर क्या बढ़ती है कि जनाबे वाला हमारा जो ये आइडिया ना कि हम सब कुछ जानते हैं, द वेरी आइडिया ऑफ नोइंग एनीथिंग, इसको अंडरमाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप भूल जाओ कि आप कुछ चीज जानते हो। ठीक है, भूल गए, नहीं भूले, क्यों ला रहे हो फिर। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे एक इशू आएगा कि आप डाउट जो करोगे, पहली प्लेस जो वो चीजें जिसने आपको डाउट करने पे कंपेल किया था, अब वही जवाब आपने लेकर चलना है रिवर्स ऑर्डर के अंदर। ठीक है, बॉटम अप। जब रिवर्स ऑर्डर में करोगे तो सबसे पहले आपकी जो आप यही देखोगे कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को बनाया, तो इब्लीस को तो इतनी ताकत नहीं दी होगी कि वो मुझे धोखा दे सके। ठीक है, इसका मतलब ये डीमन नहीं है जो मुझे ये काम करवा रहा है। ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2 वो कहता है कि अब क्योंकि मैं चीजों को परसीव कर सकता हूं और एक ग्रेटर कोहेरेंस के जरिए, मैं परसेप्शन ऑफ थिंग्स के जरिए बता सकता हूं, क्योंकि अब डीमन नहीं है ना, डीमन नहीं है, तो मैं जब परसीव करूं चीजों को तो दे आर टू सम एक्सटेंट रियल। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं ड्रीमिंग नहीं कर रहा, मतलब मैं ख्वाब में तो नहीं हूं, मैं जाग रहा हूं। अब उसके बाद तीसरी बात करता है कि हमारी, अगर मैं जाग रहा हूं तो मैं चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा हूं। जब मैं चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, इसका मतलब फिजिकल वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। और यहां पे करने के बाद अब मैं सोच रहा हूं, ये सारे काम मैं क्या कर रहा हूं, सोच रहा हूं। आई थिंक, मैं सोच रहा हूं, और मेरे सोचने की वजह से मेरी जो एग्जिस्टेंस है कि मैं हूं कि मैं नहीं हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं हूं। यस आई एम, आई थिंक, देयरफॉर आई एम थिंकिंग इन दिस पैटर्न। ठीक है, डाउट को थिंक करते हुए, डाउट के जरिए आपने अपने आप को बताना है कि मैं जो सोच रहा हूं, मेरी ये जो सोच है ड्रीमिंग के बारे में, डीमन के बारे में, सेंसेस के बारे में, दुनिया के बारे में, ये तो झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि मैं सोच रहा हूं। जब मैं सोच रहा हूं, इसका मतलब जब मैं कोई चीज को सोच रहा हूं तो मैं एग्जिस्ट करता हूं। जब मैं एग्जिस्ट करता हूं तो उसने फिर क्या किया, कॉग्निटिव एर्गो सम। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोच सकता हूं, इसका मतलब मैं एग्जिस्ट करता हूं। मेरी जो एग्जिस्टेंस है, दैट इज नॉट अ ड्रीम, दैट इज नॉट अपेरेंट, दैट इज रियलिटी। ठीक है, और यहीं पे हम जो बात करते हैं कि एक टोटल शिफ्ट आया आपकी फिलॉसफी के अंदर, साइंस के अंदर, हर चीज के अंदर। क्योंकि हमारा पहले क्या था, आई एम देयरफॉर आई थिंक, आई एम देयरफॉर आई थिंक, मैं हूं तो मैं सोच सकता हूं। लोगों का पहले ये बिलीफ था। और इधर फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या बिलीफ था, सोची पे आते बंदा गया। हमारा तो बिलीफ ही है, सोची पे आते बंदा गया। तो उसने फिर आके कहा, भाईजान ये जो आई एम देयरफॉर आई थिंक और ये सोची पे आते बंदा गया, ऐसे सोचना है। आप सोचोगे तो आपको पता लगेगा आप हो कौन। ठीक है, आपको पता लगेगा व्हाट इज योर एग्जिस्टेंस। तो आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो गॉड एग्जिस्ट एंड ही इज नॉट अ डिसीवर। तो गॉड एग्जिस्ट। अब इसको सारे को कंपाइल कर लेते हैं एक छोटे से फ्लो चार्ट के अंदर, ताकि आपके लिए चीजें जो हैं वो थोड़ी सी इजी रह जाएं। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम। इधर से कंटिन्यू कर लेते हैं, इधर आई थिंक देयरफॉर आई एम कॉग्निटिव एर्गो सम के अंदर सबसे पहले रिगार्ड के करता है डाउट एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज को क्या करो, डाउट करो। जब हर चीज को डाउट करोगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, हियर रियलाइज दैट एवरीथिंग कैन बी इल्यूजन बट हिमसेल्फ। एवरीथिंग कैन बी इल्यूजन बट हिमसेल्फ। उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन वो खुद झूठ नहीं हो सकता। क्यों, बिकॉज ही इज थिंकिंग। अब यहां पे जब हो गया, बिकॉज ही वॉज द वन हु वॉज डाउटिंग एंड थिंकिंग, ही इज डाउटिंग एंड थिंकिंग। उसके बाद इस चीज को आगे लेके चलते हैं। तो हाउ फॉर इट टू एग्जिस्ट अ थॉट। ठीक है, अब थॉट के एग्जिस्ट, मैं थिंक कर रहा हूं ना, थिंक करने के लिए थिंकर का होना जरूरी है। तो यहां पे क्या हो गया, आई एम माई सेल्फ, हिमसेल्फ इज हेयर। ठीक है, यानी कि सारा काम थिंकिंग पे था।
एग्जैक्टली जब मैं सोच रहा हूं तो सोचने का काम किसका है? एक बंदे का है, तो इसका मतलब मैं हूं। थिंकिंग के लिए थिंकर की जरूरत है ना, इस तरह इंक के लिए पेन की जरूरत है, पेन होगा तो उसमें इंक डालूंगा। इसलिए सोचने के लिए इंसान का होना जरूरी है। तो यहां पे अगर मैं सोच रहा हूं तो इसका मतलब आई एम हेयर, तो देयर इज अ थिंकर। तो यहां पे अल्टीमेटली हम कहते हैं क्या हो गया, कोहिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये सिंपल सी इसकी थ्योरी है। सिंपल थी, मजे किया। बहुत सिंपल थी से। डाउट एवरीथिंग के बाद आपने क्या करना है, हर चीज को इल्यूजन में ले जाओ, हर चीज को, हर बिलीफ को जो है स्केप्टिसिज्म में ले जाओ, अपने आप को ना लेके जाओ। क्यों अपने आप को क्या लेके जाना? क्योंकि मैं तो सोच रहा हूं। जब मैं सोच रहा हूं तो इसका मतलब मैं एग्जिस्ट करता हूं। मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूं? क्योंकि मैं जब सोच रहा हूं, सोचने के लिए किसी सोचने वाले का होना जरूरी है। तो मेरा एग्जिस्टेंस भी मुझे यहाँ पे कंपैक्टली पता लगती है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। तो अल्टीमेटली आई थिंक देयरफॉर आई एम, एंड इट इज व्हाट मेथोडिकल एक मेथड के थ्रू उसने सारी चीजों को एक्सटेंड किया। उस मेथड में कौन सी चीज का? सबसे पहले परसेप्शन से आर्गुमेंट ली कि हम परसीव करते हैं चीजों को, सेंसेस से, सेंसेस जो है परसेप्शंस बनाते हैं, वो परसेप्शंस को फिर हम लेकर चलते हैं। फिर ड्रीमिंग है कि ड्रीम में और रियलिटी में क्या फर्क है, मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, रियलिटी या पेरेंट्स में क्या फर्क है। फिर आता है डीमन, ठीक है, जो अगर खुदा नहीं है तो हमें हमारी जो हमारे थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, सारा कुछ कौन कर रहा है? डीमन कर रहा है। लेकिन डीमन को अल्लाह ताला ने इख्तियार नहीं दिया, क्योंकि सोच कौन रहा है? मैं सोच रहा हूँ। जब मैं सोच रहा हूँ तो फिर मैं ख्वाब भी नहीं देख रहा, डीमन की भी कोई मोनोपोली नहीं है, और मैं जो चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा हूं उसका मतलब दे एग्जिस्ट, तो आई एग्जिस्ट, एंड आई एम एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ माई थिंकिंग प्रोसेस। तो आई थिंक देयरफॉर आई एम। कोगिटो अर्गो सम। बुक का नाम क्या है? मेडिटेशन ऑफ ऑन फर्स्ट फिलोसफी। 619 नहीं बोलता, 10 नवंबर 619। 10 नवंबर 1619 10th of November 1919 में शेम्स फॉर रिफॉर्म्स आए थे ना। क्या थे? शेम्स फॉर रिफॉर्म्स। अच्छा, जेम्स फॉर रिफॉर्म आए थे, ठीक है, तो 300 साल पहले, ठीक है। तो 1619 में यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ पे 3 ख्वाब आए थे। यहाँ पे मुगल एम्पायर थी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा दूसरे कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं, माइंड बॉडी डुअलिज्म को, जिसके अंदर हमारे जो फिलोसफर्स हैं, मेजर जो फिलोसफर्स थे उस टाइम के, वो कहते थे कि माइंड एंड बॉडी आर वन थिंग। लेकिन इसने कहा कि माइंड एंड बॉडी आर टू डिफरेंट थिंग। डुअलिज्म है हमारे पास, मोनोइज्म नहीं है। मोनोइज्म किसके पास है? अल्लाह मियां के पास। दिमाग और जिस्म का एक होना वो अल्लाह ताला के पास है, वट एवर इन द फॉर्म ही इज। तो हमारे पास क्या है? डुअलिज्म है। क्यों डुअलिज्म है? सिंपल से उसने 2-4 बातें की। उसने कहा जी देखो, बात ये है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन करना है अपने आप से, व्हाट आई एम, आप क्या हो। इसका जब जवाब आएगा तो आप कहोगे व्हाट इज इट फॉर मी टू एग्जिस्ट, कि मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं। आप पूछोगे मैं क्यों हूं, आपको पता लगेगा आप क्यों हो, दर्द दिल के वास्ते, ठीक है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को। तो आप हो फॉर द लव ऑफ द ह्यूमैनिटी। अगर मैं लव ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए हूं तो इसका मतलब मैंने लोगों से प्यार करना है। तो फिर मैं क्या हूं? मैं यहाँ पे लोगों को सर्व करने के लिए भेजा गया, ठीक है। आई एम हियर टू सर्व द ह्यूमैनिटी, ठीक है। आई एम हियर टू सर्व द क्रिएचर ऑफ द गॉड, ठीक है। एक रफ एस्टिमेट लगा दिया इकबाल के मुताबिक। तो अब ये क्या है, जब आप थ्रो करोगे तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई योर एसेंस। आप अपनी एसेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपकी जो सोल है, जो इस दुनिया में आई हुई है, उस सोल का यहाँ पे दुनिया में भेजने का क्या मकसद है? आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। आप जब खुद से पूछोगे व्हाट एम आई, आप ये ज़ैनब, ज़ैनब इज द नेम गिवन टू यू, हु आर यू, तो कहोगे कि मैं यहाँ भेजा क्यों, व्हाई आई एम हियर। व्हेन व्हाई का आप जब आप सर्च करने जाओगे तो आप अपनी एसेंस को सर्च करोगे, सोल को, कि मेरी रूह को इस वक्त इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या था। जब सोल को पता लग जाएगा कि मैं इस टाइम आया था, तो यहां पे आपके लिए फिर चीजें जो है पता लग जाएगा कि मेरी एक सोच, एक मेरा माइंड जो है वो इस दुनिया में मौजूद है, मेरी थिंकिंग इस दुनिया के अंदर मौजूद है। इस चीज को अगर आपने क्लियर करना है, शटर आइलैंड एक मूवी है, शटर आइलैंड, उसको देख लें तो थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। कि अब क्या होता है कि अगर एक चीज अपनी एसेंस लॉस्ट कर जाए तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो लूज कर जाती है। कैसे? मैं कहता हूं एक आइलैंड क्या होता है? एक आइलैंड वो होता है जो छोटी सी जमीन होती है और चारों तरफ क्या है? पानी है। अब ये आइलैंड की क्या है? एसेंस है। पानी खुश्क हो गया और वो आइलैंड जमीन के साथ मिल गया, ठीक है, उसका एक राब्ता कनेक्ट हो गया, क्या वो आइलैंड रहेगा? इट हैज लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी, इट्स एसेंस। तो यही हमारे साथ है। तो माइंड और बॉडी ड्यूअलिज्म के अंदर हमारे लिए हमारी जो
माइंड एंड बॉडी का होना अपनी अपनी फॉर्म के अंदर वो जरूरी है। अब ड्यूअलिज्म को वो कैसे साबित करता है कि डाउट के जरिए ही, कि वो डाउट करता है कि जनाबे वाला हमारे पास ये माइंड और बॉडी अलग अलग क्यों है, क्योंकि इंडिविजिबिलिटी, हम ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं, कहो यस सर कर सकते हैं सेमिस्फेयर के अंदर, इधर सेरिब्रम भी है सेरिबेलम भी है, लेकिन नहीं कर सकते। किसी नहीं कर सकते। हम जिस्म को डिवाइड कर सकते हैं, यस हमारी 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 टांगे, ब्रेन का है 2 फिर हेमिस्फीयर तो है। हम जब ये कहते हैं कि मैं खाना खा रहा हूं, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई हाथ से टांगों से खाना खा रहा होगा? नहीं कर सकते ना। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि यार हाथ से खा रहा होगा, हाथ में कांटा होगा, चम्मच होगा। मैं कहता हूं मैं सोच रहा हूं, तो आप कहोगे नहीं मैं इस वाले हिस्से से सोच रहा हूं। कह सकते हो ऐसा? नहीं कह सकते ना। आपका पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है एज अ यूनिटी, एक ब्रेन इन्वॉल्व, इसका मतलब 2 डिफरेंट चीजें हैं। जब जिस्म काम करता है तो वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो सकता है, ब्रेन काम करता है तो ब्रेन को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब देयर इज अ डुअलिज्म, ब्रेन अलग चीज है और आपका बॉडी अलग चीज है। और जब ये अलग चीजें हैं तो क्या अल्लाह फिर वो कहते हैं कि जब खुदा जिस्म बना रहा था तो जिस्म एग्जिस्ट करता है ब्रेन के बगैर भी। माइंड के, ब्रेन नहीं कहता, वो बेसिकली माइंड कह रहा है, माइंड इज व्हाट अवर सोल्स अवर एसेंस। तो योर ब्रेन, योर माइंड एंड योर बॉडी कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, आपके अल्लाह ताला ने जब आपके माइंड को बनाया तो हो सकता है तब तक आपका बॉडी ना बनाओ, और जब आपके बॉडी को बनाया तो माइंड को बॉडी के साथ कंबाइन कर दिया और इस दुनिया में भेज दिया। ठीक है, तो 2 डिफरेंट चीजें थी। जब माइंड बन रहा था तब बॉडी इंडिपेंडेंट है, जब बॉडी बन रहा था तब ब्रेन इंडिपेंडेंट था। जब इस दुनिया में आने का टाइम हुआ तो जनाबे वाला अल्लाह ताला ने इन चीजों को किया कंबाइन, और इस तरीके से उसने कह दिया कि यस देयर इज डुअलिज्म ऑफ माइंड एंड बॉडी। ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, इंडिपेंडेंटली जो है फ्रॉम ईच अदर एग्जिस्ट करती हैं। और हमने इन्हीं के जो है, जब माइंड क्रिएट किया गया तो बॉडी जरूरी नहीं थी उसके साथ ही क्रिएट की गई हो, जब बॉडी क्रिएट किया गया तो जरूरी नहीं माइंड उसके साथ ही क्रिएट किया हो, क्योंकि मैंने बता दिया इंडिविजिबिलिटी वाज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट गिवन बाय द रेने डेकार्ट इन द फेवर ऑफ हिज बॉडी माइंड डुअलिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही बॉडी माइंड डुअलिज्म के बॉडी और माइंड जो है 2 चीजें हैं, एक चीज नहीं। उससे पहले के फिलोसफर कहते थे एक ही चीज है, और उसके दौर के अंदर भी फिलोसफर ने उसको क्रिटिसाइज किया, अभी तक भी करते हैं। दिस इज एन ऑनगोइंग डिबेट इन फिलोसफी। ठीक है, तो कोई सवाल, कोई मसला, कोई मसाइल? हमने पढ़ा रेने डेकार्ट को। रेने डेकार्ट को हमने शुरू किया सीक्वेंसली के डाउट एज द की टू सर्टेनिटी, कैसे हम डाउट को यूज करके सर्टेनिटी की तरफ जा सकते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका डुअलिज्म, माइंड बॉडी डुअलिज्म। हमने पढ़ा कि ही इज द फादर ऑफ रैशनलिज्म, ही इज द फादर ऑफ द मॉडर्न फिलोसफी। उसके अंदर क्या किया इसने, जो है अपने अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड से जो सारी एजुकेशन की, लेकिन ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद ऑल दैट थिंग्स। तो इसने क्या किया, एक ख्वाब आया इसको 10 नवंबर 1619 को, जिसने इसकी दुनिया बदल के रख दी। उसके बाद इसने किताबें लिखी, मेडिटेशन ऑफ फर्स्ट फिलॉसफी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग डाउट द की टू सर्टेनिटी, जिसके अंदर इसने बात की है सारी हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। तो फिर जब ये स्केप्टिसिज्म के ऊपर आता है तो पहले कहता है कि स्केप्टिक हो जाओ अपने सारे डाउट्स के लिए, उसके बाद आपको चीजें कुछ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट नजर आने शुरू होंगी, जो क्लियर एंड डिस्टिंक्ट होगी वही ट्रू होंगी। डाउट करना शुरू करो, जब आपको पता लग जाए कि किस चीज को आप डाउट कर रहे हो दैट इज रियल, और जो चीज आपके ऊपर आप डाउट कर रहे हो वो रियल नहीं है, तो सर्टेनिटी आपके पास आ जाएगी। सर्टेनिटी के पास एक मेथोडोलॉजिकल मेथड को आपने फॉलो करना है, और डाउट के जरिए आपका जो डाउट है वो पूरा यूनिवर्स में सेम होता है। दैट इज नॉट समथिंग कि आप एक स्पेसिफिक एरिया को डाउट कर सको, या वो डाउट एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही प्रोपेगेट हो सके। फिर 3 आर्गुमेंट्स के जरिए अपने कॉग्निटिव ऑर्गन्स हमको ये प्रूव करता है। नंबर 1 इज आर्गुमेंट्स फ्रॉम परसेप्शंस, कि हाउ वी परसीव थिंग्स, हमारे कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होते हैं, वो सेंसेस के थ्रू होते हैं। सेंसेस जो है वो हमें धोखा भी दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे बात है आर्गुमेंट्स फ्रॉम द ड्रीम, कि मैं सो रहा था, मैंने आग के पास बैठा था, ये सारी चीजें क्या है, मैं ड्रीम में लेकर मैं जागा हूं, तो अब मुझे कैसे पता कि मैं अभी भी जाग रहा हूं कि सो रहा हूं, क्योंकि वहां पे इसने सारा कुछ करना शुरू कर दिया। फिर ग्रेटर कोहेरेंस ऑफ परसेप्शन, परसेप्शंस की जो ग्रेटर कोहेरेंस है उसके जरिए हमें पता लगता है कि हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। उसके बाद डेमन की तरफ आता है कि डेमन जो है वहां पे मौजूद है, जो कि हमें सारा कुछ हमारी थॉट्स को, हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। और यहां से फिर ये कहता है कि टोटल डिसेप्शन में अपने आप को लेकर जाओ, रिवर्स मूव करो और देखो कि खुदा हमें धोखे में नहीं रख सकता, और डीमन को इतनी ताकत नहीं दी कि वो हमें धोखा दे सकते। तो डीमन नहीं है, जब डीमन नहीं है तो इसका मतलब मैं जो हूँ, जो मेरी परसेप्शन है, कोहेरेंस है, वो सही है, मैं जाग रहा हूँ। और मैं जाग रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में। जब मैं सोच रहा हूँ तो सोचने के लिए किस चीज का होना जरूरी है, एक सोचने वाले का होना जरूरी है। जब मैं सोचने वाला हूँ तो इसका मतलब मैं एग्जिस्ट करता हूँ। एंड हियर इट कम्स द आई थिंक देयरफॉर
आए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दिस इज फराज अहमद फ्रॉम NS Competitive Hub. Take care everyone. Allah Hafiz.